विशेष अधिवेशन, कुल विशेष देखो ऐसे कांग्रेस के प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष एक अधिवेशन हुआ करता था, वो अधिकतर दिसंबर माह में होता है, अधिकतर 2-4 छोड़ करके बाकी सब दिसंबर माह में ही हुए हैं। तो बाकी अन्य माह में विशेष अधिवेशन, टोटल विशेष अधिवेशनों की संख्या है 4। इसमें ये जो पहला अधिवेशन है, इसमें जो विशेष अधिवेशन जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय, इस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। ठीक, 1920 में जो विशेष अधिवेशन है इसके लाला लाजपत राय हैं विशेष। इस लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में, गांधी जी ने क्या किया, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा। काहे का प्रस्ताव रखा? असहयोग आंदोलन का। जब उन्होंने प्रस्ताव रखा गांधी जी ने, तो गांधी जी के प्रस्ताव का विरोध भी करने वाले बहुत लोग थे। विरोध करने वाले में अगर देखा जाए उस समय उन्होंने कहा नहीं, हम असहयोग आंदोलन का समर्थक नहीं है, ये अंग्रेजों के प्रति गलत है, ये धारणा जो हम पाल रहे हैं। देखो हमने कहा था उदारवादी अनुदारवादी, जो उदार कांग्रेस का जितना भी सर्वस्व है वो उदारवादी दल के हाथ में रहा है 1905 तक। उदारवादी दल के हाथ में रहा। उदारवादी में क्या है, वो अंग्रेजों के पक्ष में जो थे। अब वो कहते थे कि अंग्रेज शासन तुम कर लो लेकिन हमारे तरीके से, हमें शासन नहीं चाहिए। ऐसे जो विरोध, इन्होंने जब असहयोग आंदोलन की बात कही है तो उन्होंने कहा कि नहीं, असहयोग हम नहीं कर पाएंगे, वो हमारी बात मान ले, बस इतने जरूरी। तो आपने नाम सुना होगा कि चित्तरंजन दास मुंशी, चित्तरंजन दास, ये विरोधी थे, जस्ट पहले विरोधी यही है चित्तरंजन दास। और CR दास और जिन्ना बेसेंट, साथ में जिन्ना भी थी, और एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ये क्या है, ये सभी विरोधी है। एनी बेसेंट को तो पहले से जानते हो। एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या कहा था, भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा, भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहकर पुकारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जब सत्याग्रह सभा का आयोजन करने की बात कही थी, तब उन्होंने कहा था, तब गांधी जी ने भी कहा था कि मैं छोटा बच्चा जरूर हूं, तो मैं आपको बड़ा करके, कुछ बड़ा धमाका करके दिखाता हूं। बड़ा धमाका करके दिखाया, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि ये मेरी हिमालयी भूल, ध्यान रखना, वो हिमालयी भूल के बाद वापस ले लिया। अब यह सहयोग, तब तक खिलाफत आंदोलन चला। खिलाफत आंदोलन चलाने के बाद में तब भी ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्की का विभाजन कर ही डाला था। अब जो तुर्की का उसने विभाजन कर ही दिया है तो फिर खिलाफत आंदोलन बंद हो जाता। लेकिन तब तक मौका पा गए गांधी जी इधर असहयोग आंदोलन चलाने को, तो उनको हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से इन्होंने तब तक असहयोग आंदोलन चलाने की अपनी नींव रख ली। अब जो नींव रख ली है, तभी इसी समय चित्तरंजन दास मुंशी ने इनका विरोध किया। लेकिन इनका सहयोग करने वाले जो सहयोगी हैं, सहयोग करने वाले हैं मेन मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इनका सबसे ज्यादा सहयोग किया। इनका गांधी जी का सहयोग है, हम तुम्हारे साथ में, आप हमारे साथ चलिए और काम करते हैं। अब असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक और लेखक, अगर कभी कभी पूछा जाता है असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक और लेखक कौन, तो ये गांधी जी को ही लिख करा। असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक और लेखक महात्मा गांधी जी ही है। महात्मा गांधी जी इसके असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक और लेखक दोनों हैं। जब उसी समय दिसंबर 1920 में भी कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन। दिसंबर 1920 में दिसंबर 1920 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। ये अधिवेशन कहाँ हुआ? ये हुआ था नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? ठीक, नागपुर अधिवेशन हुआ और इसके नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं CR दास। ठीक, CR दास का मतलब चित्तरंजन दास मुंशी। ठीक, इस अधिवेशन 1920, अब हमारी बात समझना, यहाँ पर चित्तरंजन दास जो है जस्ट विरोधी। गांधी जी ने देखा कि हमारा जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है वो इतना अच्छा नहीं चल पाएगा जब तक ये लोग हमारे साथ नहीं, तो इन्होंने क्या किया, इस चित्तरंजन दास मुंशी से व्यक्तिगत संपर्क
और इनके घर जा करके इन्होंने क्या किया, बहुत कुछ इनके साथ में कहा कि आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, क्या हमारा देश आजाद होने वाला नहीं है, ऐसे सब कुछ कहा। तो चित्तरंजन दास मुंशी इनके साथ तैयार हो गए। तैयार हो जाने पर इन्होंने क्या किया कि अब यहीं पर जब नागपुर अधिवेशन लगा है, ये चित्तरंजन दास जो है यही क्या है, अध्यक्ष इस अधिवेशन में। इन्होंने CR दास, जो चित्तरंजन दास कहे जाते, इन्होंने ही असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक बने। यहां पर प्रस्ताव किसने पेश किया, गांधी जी। यहां पर प्रस्ताव किसने दिया, जो यहां पर विरोधी मुखिया है विरोध के, वही इन्होंने प्रस्तावक बने। और यहीं पर लक्ष्य रखा गया ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य का लक्ष्य निश्चित करना, और जब तक ये पूर्ति नहीं होगी तब तक हम असहयोग आंदोलन चलाते रहे। यहीं पर जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, जो दिसंबर में, जो इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हम शायद गलत बता चुके हैं। इसके अध्यक्ष ये मत समझना कि ये चित्तरंजन दास मुंशी, ये अध्यक्ष नहीं, टी राघवाचारी नाम सुना है, टी राघवाचारी, ये इसके अध्यक्ष है 1920 अधिवेशन, दिसंबर 1920 के। इसके लाला लाजपत राय, ये विशेष अधिवेशन है, ये वार्षिक अधिवेशन। विशेष और वार्षिक समझते हैं। विशेष अधिवेशन जब हुआ है कलकत्ता में, तब उसके अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय, जिसमें गांधी जी ने प्रस्ताव रखा है असहयोग आंदोलन चलाने का। उसका विरोध किया है चित्तरंजन दास मुंशी ने, जिन्ना ने, बेसेंट ने, बिपिन चंद्र पाल ने, जबकि इनका सहयोग करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। फिर जब ये बात नहीं बन पाई, यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, तब जाके दिसंबर 1920 में वार्षिक अधिवेशन लाया गया। अब वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष टी राघवाचारी थे। वहां पर ये नागपुर में अधिवेशन, वहां पर CR दास ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और ये आंदोलन पारित हो गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसमें एक लक्ष्य रखा गया कि स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर व बाहर, क्या कहा, स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। जब तक हम अपने स्वराज्य की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन चलाते। समझ पाया, नहीं समझ पाया? क्या लिखाना पड़ेगा फिर से? लिखा तो सर पहले था, लिखा है ना, कि लिखाना पड़ेगा। कितने लोगों का लिखा है? तो एक ही दो बच्चे, बताओ तो लिखाएं, बताओ तो मैं इसे चला ले। लिखाना चाहिए, लिखाने में ज्यादा समय लगेगा। पहले ऐसे आप किताबों से पढ़ के लिख लेना, हम बता दे रहे हैं। जहाँ पर लिखा लगे नोट करते जाओ, जहाँ पर पूछना बीच में इन्हों के पूछ लीजिए, हम बताते रहे। अच्छा, जब बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, इन सबने क्या किया, जो विरोधी थे, ये विरोधी, जब वार्षिक अधिवेशन हुआ तब क्या ये विरोधी बाकी लोग खुश रहेंगे? 1916 में मुस्लिम लीग क्या हुई थी, इसमें शामिल हो गए। गरम दल 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जो गरम दल और नरम दल क्या हुए थे, अलग अलग हो गए थे। तब यहाँ पर खूब कांग्रेस के अधिवेशन में जूता चप्पल चले। ये जब करने के बाद 1916 में जब अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष बने, लखनऊ समझौता के नाम से मशहूर है, उस अधिवेशन में ये सब एक इकट्ठे हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो चित्तरंजन दास थे वो तो गांधी जी के पक्ष में चले गए। बाकी बचे कौन है, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, एस गडकर और 2-3 लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं, इन्होंने गांधी शंकरन नायरन ने भी, इन सबने मिलकर के क्या किया, कांग्रेस के इससे इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कहा कि इस तरीके की रणनीति अगर चलेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसे कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे, सदस्य नहीं रहे। तो उन्होंने वास्तविक रूप से कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर प्रस्ताव पारित हो गया तब कहा गया कि एक कब से असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही गई थी? 8वां महीना कौन सा पड़ता है? अगस्त। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना, लेकिन 1 अगस्त को ही क्या हुआ, तिलक की मृत्यु। अब मृत्यु हो जाने के कारण ये स्थगित करना पड़ा। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि तिलक को लोकमान्य, भारतीय लोग क्या कहा करते थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से मशहूर है। लोकमान्य कहते थे या बेताज बादशाह, बेताज बादशाह भी तो इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा, तिलक क्या कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष रहे कभी? किसी ने पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ी होगी, कभी नहीं रहे।
ठीक, तिलक कभी नहीं रहे। जब तिलक की मृत्यु हो जाती है तब इन्हें के गांधी जी ने क्या कहा था कि आप शोक सभाएं मनाएं, शोक सभा, हड़ताल और विरोध, ये बात चलने लगी थी धीरे धीरे। और 1 अगस्त से जबकि मना कर दिया गया, लेकिन फिर भी शोक सभाएं जब लगने लगी है, वहीं से माना जाता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। जब असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम भी 2 प्रकार के निर्धारित किए गए। देखो, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई, एक दिन पहले दिन से शोक सभाएं हुई, फिर दूसरे दिन से हड़तालें शुरू हो जाती हैं, लगातार शुरू हो जाती है। असहयोग आंदोलन जब निश्चित किया गया था दिसंबर नागपुर अधिवेशन में, उसी समय असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। ठीक, 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ऐसे कहें, सकारात्मक कार्य, या इसी को कुछ और भी नाम दे सकते हैं, रचनात्मक, रचनात्मक कार्य। और दूसरा है नकारात्मक, नकारात्मक कार्य। ठीक, एक सकारात्मक या रचनात्मक कार्य, दूसरा नकारात्मक कार्य। सकारात्मक कहा गया कि राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना, कहा गया कि राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना। इन्होंने कहा कि क्यों न हम अपने स्कूल स्थापित कर लें, हम अंग्रेजों के स्कूलों में क्यों जाएं जो हमें शिक्षा नहीं मिल पा रहे। फिर दूसरी बात कही, विवादों का निपटारा जो है, नंबर 2, विवाद का निपटारा। अच्छा, कभी आपने वो जो लोहा पीटते हैं अपने यहाँ मीरा खट्टी वाली रोड के साथ अभी है, वो क्या कहा जाता है उनको? लोहार नहीं कहते हैं, वो झोपड़ी बना के रखते हैं, लोहा पीटते हैं। और या बिलाराम चुंगी पर वो रहते हैं 2-3 जो कपड़े की साथ वो अपनी झोपड़ी जैसी बनाए हैं, नहीं तंबू जैसे लगाए रहते हैं, क्या कह जाते हैं? वो कौन सी जाति है? नट नहीं होती। वो महाराणा प्रताप के वंशज है, वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और जब महाराणा प्रताप युद्ध नहीं जीत पाए थे, तब से वो सब लोग बाहर निकल गए। कहीं कहा कि हम अपने घर में तभी वापस आएंगे जब हम पूरा चित्तौड़ ये सब जीत गए। तब से वो उनका नियम ये था कि रात को उनके घरों में कभी दीपक नहीं जलाया। हाँ, क्या होता है? हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्या ना रिपीट नहीं। वो ये अपने यहाँ है, हरदोई में है, हरदोई में है साइड में। वो लोहा वोहा पीटते हैं। वो जैसे हंसिया बनाया, कहीं वो खुरपी बनाई, और बंजारे जी कह सकते हो, कुछ भी कहते हो, हमें नहीं पता, हम बता दे रहे हैं तुमको। जो अपने यहाँ कहते हैं वो अलग बात, लेकिन वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं। वो घर से जब निकले थे, उन्होंने कहा कि हम अपने घर में तभी निवास करेंगे कि जब हम इस पूरे चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लें। और महाराणा प्रताप जीत नहीं पाए थे, तब से वो लगातार अभी भी बाहर है। वो सदैव रहते हैं कि हमारा देश में हमारी सत्ता कायम हो जाए, उनका ये पहले मानना था। उनके घर में आज भी उनके वहाँ झगड़ा जब होता है, क्या वो सरकार के पास वो झगड़ा लेकर जाते हैं? मैं आपसे ये कहने की कोशिश करता हूँ, आप भी उनके बीच, हमारे सबके बीच भी वो रहते हैं, क्या वो झगड़ा पुलिस के पास लेकर जाते हैं? जैसे विवाह संबंधी झगड़ा, हमारे आपके यहाँ दहेज केस लगता है, ये सब लगता है, उनके यहाँ जब ऐसा होता है तो क्या वो यहाँ को लेकर जाते हैं? कभी थाने को लेकर जाते हैं? लेकर जाते हैं या नहीं जाते? अब जाते होंगे तो आपने करीब से ध्यान नहीं दिया होगा। करीब से ध्यान देने की बात आपको बता दें, थोड़ी देर के लिए इसको आप करो, ध्यान देने की बात आपको बता दें। ऐसे कितने महीने हैं जिनके लिए, पंचायतों के लिए, ये लोग भी अपनी पंचायतें लगाते हैं। अब पंचायत जो जुर्माना करती है वो लोग भरते हैं। जब हद से ज्यादा बात गुजर जाती है तब वो जाते हैं सरकार की तरफ, अन्यथा अपने तरफ, अपने यहाँ ही सब कुछ दहेज है, केस है, ये सब कुछ अपने पंचायतों के माध्यम से निपटारा करना।
ये लोग आज भी ऐसा है। रात में जो दीपक न जलाने के कारण भी वही महाराणा प्रताप के वंशज का होने के कारण वो उनके घर अच्छे बने, लेकिन वो अपने घर जाते नहीं, साल में एक बार कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, और रोडों पर किनारे पड़े रहते घर, लेकिन उनके अच्छे बने हुए। ठीक, दूसरी बात इन्होंने कही थी कि अपने विवादों का निपटारा अपनी पंचायतों के माध्यम से कर लीजिए, उनके पास कतई न जाए, हाथ से कताई बुनाई। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हाथ से कताई और बुनाई ये करिए, अंग्रेजों का जो कपड़ा दिया हुआ है वो कपड़े, उस कपड़े का प्रयोग ना करो। हिंदू मुस्लिम एकता पर जो कहा कि हिंदू मुस्लिम हम क्या करते हैं कि सदैव बीच में लड़ा करते हैं। भारत में अगर देखा जाए दुनिया में हमें ये बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा खोजें किसने की हैं? दुनिया में ज़्यादा किसने खोज की है? हम लिख दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। किसने ज़्यादातर खोजे की? इन्होंने अधिकतर, मान लिया 80% तक, इतना कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कि इन्होंने बिल्कुल नहीं की इन्होंने, लेकिन सबसे अधिक किसने की है? इन्होंने। केवल ये दो जातियां ऐसी हैं वो केवल धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुई। अब वो इसी में जन्म लेती है, इसी में मर जाती है, इंसानियत भलाई के लिए कभी नहीं सोच पाती, वो इसी में रहती। ये दोनों अपनी सुरक्षा के लिए पैदा हुई, ये केवल जगत की भलाई के लिए इन्होंने ठेका ले रखा, सभी खोजे ये करने के लिए जिम्मेदार थे। तो हमारा कहने का दायित्व नहीं, समझ नहीं पाए होंगे, समझ पाया नहीं समझ पाया। हमारा कहने का मतलब है कि ये सिर्फ धर्मों के लिए ज़्यादातर लड़ते रहते हैं, और यही बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि नहीं, आज भी है, बहुत है, मतलब भर के लिए है। विश्व स्तर से कल्पना कीजिए, अपने गली मोहल्ले से नहीं, कंपेयर करो तो विश्व स्तर पर करो। जो ये लोग यहाँ पर इन्होंने ये बात एक सीख दी है, कहा कि देखो लोगों ने अपने माइंड को ब्रहण किया, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता पर जो, और हिंदुओं से कहा कि आप भी रूढ़िवादिता को छोड़ करके थोड़ा सहयोग करिए। मुसलमानों से भी कहा कि आप भी अपनी सब बातें छोड़ करके आप भी हमें अपना भाई जैसा व्यवहार मानिए, तो हम भी हम आपके साथ में। तो दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भी जोर दिया गया ताकि हमारा सहयोग आंदोलन सफल हो। तीसरी बात कही गई अहिंसा का पालन। पांचवी बात अहिंसा का पालन करना है, और प्लस छुआछूत का विरोध। यहाँ पर कहा गया कि छुआछूत का विरोध करना है, कि छुआछूत बिल्कुल नहीं मनाओगे, और इस तरीके से हम संख्या बल अगर अधिक जुटाएंगे तभी हम भारत में क्या करते हैं, अपना शासन अपनी व्यवस्था को लागू कर पाएंगे, अन्यथा हमें लागू करना मुश्किल हो जाएगा। ये असहयोग आंदोलन चलाने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी बात, नकारात्मक कार्यों की बात करें तो सरकारी स्कूल और कॉलेज जो सरकारी हैं, सरकारी स्कूल व कॉलेज इनको छोड़ दीजिए, कहा कि इनसे उन्हें जाने बंद करो। अगर जैसे CSN डिग्री कॉलेज है, कैसा सरकारी एडेड है या गवर्नमेंटेड है? एडेड और गवर्नमेंटेड में अंतर समझते होंगे। अनुदानित। देखो, एडेड स्कूल में जब कोई नौकरी करता है वो नौकरी के दौरान, नौकरी पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है, और जबकि एक प्राइमरी का अध्यापक सरकारी पद पर है तो वो रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें कई तरीके से विवादित होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, तो कैसे पैसा मिलता है, वो अलग अलग चीजें हैं। छोड़ो, इन्होंने कहा सरकारी कॉलेज और स्कूलों में जाना छोड़ दीजिए, अब वहाँ कोई नहीं, जब बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल का क्या होगा। बहुत सारे अब तो डिग्री कॉलेज, हरदोई में कई ऐसे डिग्री कॉलेज हैं जो BA वाली मान्यता अपनी रद्द करा रहे क्योंकि बच्चे नहीं मिल रहे। ऐसे जब स्कूल में बच्चे, पता लग रहा CSN में एक भी बच्चा ना, क्या कॉलेज चल पाए? जब बच्चे नहीं तो स्कूल कौन बात है, स्कूल नहीं तो प्रोफेसर किस काम की। तो ये सब चीजें उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल है, इन कॉलेजों का त्याग कर दीजिए। सरकारी अदालत, विदेशी वस्त्र, नंबर 1। नंबर 2, सरकारी अदालत, विदेशी वस्त्र इनका त्याग कर दीजिए। ठीक, विदेशी वस्त्र, और विदेशी वस्त्र है, साथ में वस्तुओं का भी
त्याग कर दीजिए इनका, हमें त्याग, हम नहीं अगर त्याग करेंगे तो हमारी लत जैसी लगी रहेगी, तो लत लगी रहेगी तो हम इनके पास जाएंगे तो उनका जब तक मूल्य होता रहेगा तब तक ये चीजें आती रहेंगी। सरकारी उपाधियों का, नंबर 3 सरकारी उपाधियों का, कहा कि सरकारी उपाधि अंग्रेज क्या करते हैं, एक दूसरे को पुरस्कृत कर देते हैं और उसके माध्यम से कार्य कराना शुरू कर देते हैं, कार्य करते रहते, कर नहीं देंगे। साथ में इन्होंने कहा कि हम सरकार को कर भी नहीं देंगे, कर दोगे तो सरकार को इनकम होगी, और इनकम होगी तो वो अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकते हैं। असहयोग का मतलब उनका किसी भी प्रकार सहयोग नहीं करना है। ठीक, अवैतनिक पदों पर जो नंबर 5 अवैतनिक पद हैं उनसे क्या करिए, इस्तीफा दे दीजिए। जो अवैतनिक जिनमें वेतन नहीं है, स्थानीय निकाय, इन सबसे क्या कर दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है उन पदों पर बैठे रहने। इसमें देखो ये सब चीजें की गई, हमने ये चीजें आपको इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि पीसीएस मेन में ये चीजें पूछी गई थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक ऑप्शन दिया था कि ऐसी कौन सी चीज जो असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थी। उसमें एक क्वेश्चन था, भारतीय महिलाओं ने शराब की दुकानों के सामने बर्तन फोड़े जाना जो आंदोलन के में कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। बाकी ये सभी में से कोई 3 दे दिए जाते, एक ऑप्शन अलग दे दिया वो पूछ दिया जाता है। इसमें भारतीय महिलाओं जो महिलाएं हैं वो शराब की दुकानों के लिए बहुत, आज भी हालांकि होता है, उस समय क्या होता है शराब बहुत चलाई जाती है, उस शराब से वो लोग बहुत परेशान रहते थे और उन सरकारी शराब की जो दुकानें थी उनके सामने बर्तन फोड़ दिए थे। ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, फिर भी अच्छा। असहयोग आंदोलन के दौरान जब तिलक जी की मृत्यु हो गई, देखो किस प्रकार दुख में भी एक ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाता है कि ऐसा किया जाता है कि दुख में भी कहीं न कहीं कोई बात प्लस पॉइंट के लिए है। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ उसी समय तिलक की जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के कारण उन्होंने तिलक फंड को बढ़ावा दिया, कहा तिलक फंड की स्थापना की, तिलक फंड की स्थापना की। और स्थापना इस असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक फंड में बहुत सारा रुपया है। ठीक, इसमें बहुत सारा रुपया आया है, करोड़ों रुपए के ऊपर रुपया। महिलाओं ने इसमें क्या किया, सोना चांदी अपने गहने तक दे दी। तभी इसमें अलग अलग पूरे भारत में गांधी जी ने इसी फंड से चरखे लेकर के, कहीं कहीं 1,20,000 चरखों का उल्लेख होता है कि 1,20,000 चरखे लेकर के संपूर्ण भारत में बंटवाए गए ताकि लोग अपने आप कपड़े की बुनाई कर सकें। इस उद्देश्य से गांधी जी का एक कथन था कि यह कार्यक्रम अगर लगातार या अहिंसा पूर्वक लगातार चलता रहेगा, संपूर्ण भारत में अगर ये चलता रहेगा तो 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर या 1 वर्ष के भीतर हमें स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी बात गांधी जी ने कही है कि यह अगर लगातार 1 वर्ष तक चलता है। क्या जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय गांधी जी ने अपनी केसर हिंद उपाधि त्यागी थी? क्लियर? जुल्लू गौहर की उपाधि, गांधी जी को जुल्लू गौहर की उपाधि मिली थी। क्या जुल्लू गौहर की उपाधि त्यागी थी? ये अंग्रेजों द्वारा ये उपाधियां दी गई थी। जो अंग्रेजों द्वारा उपाधियां दी गई थी क्या इन्होंने, गांधी जी ने त्यागी थी? नहीं त्यागी थी। ध्यान रखना, गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया है, असहयोग आंदोलन चलाने के दौरान केसरे हिंद, जुल्लू गौहर का पदक, ये सभी अंग्रेजों को वापस लौटाया। कहा कि इनको धारण करने लायक तो मैं हूँ, लेकिन अभी हमारे जो भारतीय है या हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं कि जो मैं इनको धारण करके चल सकूँ, आप हमारा साथ नहीं दे। फिर तब तक कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन तय किया गया था उसी में एक कार्य समिति भी बनाई गई थी असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। असहयोग, उसमें क्या किया गया, कार्य समिति का गठन सिर्फ इसलिए किया गया कि असहयोग आंदोलन के प्रत्येक दिन का लेखा जोखा रिकॉर्ड किया जाए, प्रत्येक दिन का लेखा जोखा देखा जाए, क्या क्या आज हुआ है और क्या अगले दिन होने वाला है। ये सब इसी अधिवेशन में निश्चित किया गया और यहीं पर कहा गया, एक बात और कही गई कि अधिकतर क्या हो, हिंदी का प्रयोग किया जाए। क्या है, पूरे भारत में अभी भी हिंदी लागू नहीं है। क्या हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है? राजभाषा हिंदी,
राष्ट्रीय भाषा कब बनाई जा सकती, कैसे बनेगी राष्ट्रभाषा? यदि सभी राज्य हिंदी को स्वीकार कर लें, और या जिस भाषा को सभी राज्य स्वीकार कर लेंगे उसी को क्या करेंगे, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन नागालैंड ने शुरुआत से ही अपनी अंग्रेजी को बस थाम रखा, वो मानते ही नहीं है अंग्रेजी है। दक्षिण में चले जाइए, वो भी अंग्रेजी महत्व देते हैं, हिंदी को महत्व नहीं देते। जबकि अंग्रेजी एक मानक पूर्ण व्यवस्था, अंग्रेजी एक मानक वाली अंग्रेजी नहीं है, ये निश्चित नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। देखो अमेरिका में जाओ और अंग्रेजी होगी, इंग्लैंड में जाओ उधर की इंग्लिश अलग होगी, तो अलग अलग क्षेत्रों में इंग्लिश की भाषा भी तो अलग है। हिंदी का बदला हुआ रूप दिखाओ, जो खड़ी बोली है वो खड़ी बोली है, हर जगह वही जगह। लेकिन अंग्रेजी के कई एक रूप मिल जाते, तो कई एक रूप होने के कारण वो बदला हुआ रूप दिखाई पड़ता है। इन्होंने कहा नहीं, ये सब आम लोग हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो अधिकांश तौर पर हिंदी का प्रयोग करिए असहयोग आंदोलन के दौरान, तभी सही है। कांग्रेस का जो सदस्यता शुल्क है, पहले सदस्यता शुल्क 1 रुपये से अधिक था। एक समय ऐसा भी था जो 1 रुपये, एक गांव में अगर 1 रुपया है तो पूरा गांव उसे तोड़ नहीं पाता, अपने मतलब टुकड़े खुले पैसे नहीं देते। अब 1 रुपये के खुले पैसे नहीं मिल पाते थे, और वो बैंकों में लोग आते थे उसको तोड़वाने के लिए, बड़ा नोट कहा जाता है 1 रुपये, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। अब तो खैर 2000 का नोट चलता है सबसे बड़ा, 2000 का ही चाय या चाय वाले के यहाँ टूटता है या नहीं टूटता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 रुपये सदस्यता शुल्क था, वो सब हटा दे करके उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने अपना सदस्यता शुल्क 4 आना, अब 4 आना सदस्यता शुल्क करने पर 1.5 करोड़ की संपत्ति जमा हुई तिलक फंड के माध्यम। ठीक, सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया, और यहीं पर सदस्यता शुल्क कितना हो गया, 1.5 करोड़ रुपया जमा हुआ। सोचो उस समय वर्तमान में कितना पैसा होगा, वर्तमान के हिसाब से कंपेयर करो तो बहुत है। अच्छा, फिर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन अपने चरम स्तर पर बढ़ता चला जा रहा। जनवरी 1921 तक ये अपने चरम सीमा पर बना रहा, छुटपुट घटनाओं को लेकर के काम चलता रहा, कोई बात नहीं। गांधी जी ने क्या किया, अली बंधुओं के साथ मिल करके असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अली बंधुओं के साथ मिलकर के संपूर्ण देश का दौरा किया। जो अली बंधु कौन है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके साथ मिलकर के संपूर्ण देश का दौरा किया। और दौरा करने के साथ इन्होंने क्या किया, हजारों सभाओं में भाषण दिए, हजारों सभाओं में भाषण दिए। किसने दिए, अली बंधुओं ने और गांधी, इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एकता एक सूत्र में बन जाए, हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ हो जाए, हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ चले, या हिंदू मुस्लिम एक हो गए। इसलिए दोनों ने मिलकर के ये बात कही। कम से कम 90,000 विद्यार्थियों ने क्या किया, 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल या कॉलेज त्याग या छोड़। ठीक, लगभग 90,000 लोगों ने सरकारी स्कूल या कॉलेज त्याग दिए थे। और इसमें सरकारी स्कूल जब त्याग दिए हैं, इसमें सर्वाधिक शिक्षा का बहिष्कार हुआ है। जो सबसे ज्यादा शिक्षा का बहिष्कार या सबसे ज्यादा छोड़ने के लिए कहा, बंगाल में संख्या है सबसे ज्यादा। ठीक, बंगाल में सबसे ज्यादा संख्या रही, उसके बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में बंगाल। ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर विद्यार्थियों के स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने की संख्या बंगाल में सबसे ज्यादा है, पंजाब में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मुंबई में। तीसरी बात, सबसे कम सबसे अधिक यहाँ पर लिखना, अधिक वाले। अब कम की बात की जाए, सबसे कम कहाँ छोड़ा है, वो मद्रास के विद्यार्थियों ने क्या किया, यहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं छोड़े, सबसे कम 2, 4, 5, 10 के अलावा किसी ने नहीं। मद्रास में सबसे कम और बंगाल में सबसे ज्यादा। 800 और इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान लगभग 800 नए विद्यालय खोले गए।
ठीक, 800 नए विद्यालय खोले गए। 800 नए विद्यालय खोले गए, जिसमें जामिया मिलिया या बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ उसी समय के खुले असहयोग आंदोलन के दौरान, जो आजकल केंद्रीय यूनिवर्सिटी के दायरे में लगभग है। ठीक, ये सभी असहयोग आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस का तो नाम सुना होगा, ICS या IAS। इसी समय असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ICS के पद से त्याग पत्र दिया। परीक्षा दी, परीक्षा पास हुए तो उन्होंने IAS के पद से त्याग पत्र दिया और कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल, कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। ठीक, कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। ठीक, यहीं पर सबसे पहली बात आती, देश के जाने माने वकील, जो देश के जाने माने वकील, इस समय देश के जाने माने वकील कौन है? इस समय देश के जाने माने वकील कौन है वर्तमान सबसे ज्यादा? कौन? हाँ, कपिल सिब्बल है, और सबसे ज्यादा चर्चित नाम कपिल सिब्बल ही सुना होगा। ठीक, ऐसे उस समय सबसे ज्यादा चर्चित जो नाम है जाने माने वकीलों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू, CR दास और वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और जयकर, इचलू, टी प्रकाशम, इन सभी लोगों ने क्या किया कि वकालत छोड़ दी। बहुत सारे लोग हैं, आदि कर दीजिए, उसमें इन्होंने क्या किया, वकालत ही छोड़ दी, कहा कि हम आपके कचहरी में, आपके न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे। और जो सबसे ज्यादा बहिष्कार हुआ है इस न्यायालय का बहिष्कार, ये सबसे ज्यादा बहिष्कार कहाँ हुआ? कलकत्ता। जब कहा जाता है 1757 क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से पहले कौन था यहाँ का राजा? प्लासी के युद्ध का सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से पहले इस 1757 तक या 1757 के समय तक मुर्शीद कुली खान ने जब स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की, बंगाल में अगर देखा जाए पूरे भारत में सबसे ज्यादा धनवान और सबसे ज्यादा पैसे का क्षेत्र और सबसे ज्यादा धन वो सब बंगाल में। और इतना 1757 के बाद 1764 जब 1757 का युद्ध लड़ा गया, हालांकि किताबों में इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, करते ही नहीं, भारतीय इतिहासकार अच्छे थे नहीं, वो तो सदैव झुक कर के लिखते। आज भी जैसे किसी इतिहासकार क्या होता है, इतिहासकार किसी जाति वर्ण व्यवस्था या किसी के प्रति झुकाव करके इतिहास लिख देता है, तभी वो क्या होता है, उसे अधूरा मान लिया जाता है या झुका हुआ या किसी के तरफ लिखा हुआ इतिहास मान लिया जाता है। सच के दायरे में बहुत मुश्किल से होता है। तो यहाँ पर जब जैसे युद्ध जीता है भारत 1757 में बंगाल में अंग्रेजों ने, तो सैकड़ों नावें सोना चांदी यहाँ से भर करके ब्रिटेन गया। 1764 में तो वो सैकड़ों की बजाय हजारों में बदल गया। वो सोना चांदी सब कुछ भर भर करके दिया गया, वो सब ब्रिटेन चला। और आज भी उतना उन्होंने अंग्रेजों ने इतना बंगाल को ऐसा कर दिया, आज भी बंगाल सक्सेस नहीं हो पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी वहाँ पैसे की बहुत कमी। बंगाल के लोग जैसे वर्तमान कहा जाता है कि कहीं कहीं कोई कोई क्षेत्र में सबसे अधिक लोग नागालैंड के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, वो जो भी पाते हैं वो सब खा जाते हैं। चीन में जैसे सांप है, ये मच्छी क्या ये सब जो दिखाई पड़ते हैं कीड़े मकोड़े सब कुछ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वातावरण में क्या है, वहाँ के वातावरण में क्या ऐसा महसूस होता है, जब खाने की कमी, अकाल पड़े हैं, अकाल के दौरान लोगों ने जीविका उपार्जन के लिए जो साधन सरलता से उपलब्ध हो गया है वही सब खाने लगे, वही आज चलते चले आए। इसलिए उस क्षेत्र में आज भी वो सम्मान से सब कुछ खाया है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे ज्यादा इनका बहिष्कार भी कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। ठीक, फिर इसके आगे मदुरई का नाम सुना होगा। मदुरई में गांधी जी जब वहां गए, मदुरई में देखो किताबों में इसका अलग अलग भी उल्लेख मिलता है 2-3 प्रकार। उसी समय पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, तभी वो मदुरई पहुंचे हैं।
मदुरई में पहुंचते हैं और वहां से विद्यार्थियों से जो मिले, विद्यार्थियों से मिले। विद्यार्थियों से मिलने पर विद्यार्थियों ने गांधी जी से कहा, गांधी जी खादी इतनी महंगी है, मैं कैसे पहन सकूं? तो गांधी जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहले तो ये बात कही थी कि हम 2 दिन बाद जवाब दें। 2 दिन बाद जवाब देने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने सारे वस्त्र त्याग दिया और खुद लंगोटी कहने लगे तो कम पहनो, अपना स्वदेशी अपनाओ, भले कम पहनो। कभी कभी किताबों में इसका उल्लेख मिलता है कि मदुरई में जब गए हैं मद्रास में, वहाँ की महिलाओं ने कहा कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं, हम कपड़े कैसे धारण करें, हम कैसे पहन सकें, अगर हम खादी ये सब कैसे इतनी महंगी हम कैसे पहन सकें। तो उन्होंने कहा कम कपड़े पहनो लेकिन स्वदेशी पहनो। सीधा उद्देश्य उनका था। गांधी जी ने सलाह दी कि वस्त्र कम धारण करें और इसी दिन से और इसी समय गांधी जी केवल लंगोटी में आ गए और उस दिन से उन्होंने फिर और वस्त्र कभी नहीं, लंगोटी और गमछा बस, इसके अलावा वो सीधे लंगोटी में रहे जीवन भर, उन्होंने दूसरा वस्त्र नहीं धारण किया। इसीलिए लोगों से कहा गया कि साधु संत महात्मा ताकि आप कम वस्त्र धारण करो ताकि अन्य लोगों को भी वो वस्त्र मिल सके, केवल ये उद्देश्य था। लेकिन जब वस्त्र खूब भी मिल रहा है तब भी कुछ लोग वो पुरानी चलन में दूसरी धारणा बना ले रहे हैं। फिर क्या हुआ कि 17/11/1921 17 नवंबर 1921 को संपूर्ण देश में, ठीक, संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया। क्यों संपूर्ण देश में हड़ताल? ये हड़ताल इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम सुना है? इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत आए थे, ठीक, इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे और इनका यहीं पर क्या किया गया था, संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ये बात आपको बता दें, यहीं पर जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं ब्रिटेन पर वहां के राजा पूछते हैं कि आपने मेरे पुत्र का उपहास क्यों किया, क्यों उसका विरोध किया? तब उन्होंने सीधे ये जवाब दिया था, मैंने आपके पुत्र का विरोध नहीं किया, मैंने तो ब्रिटेन की राजनीति का विरोध किया। तब वहीं पर बात थोड़ी हुई थी, उसके अलावा कोई बात नहीं। अच्छा, इस असहयोग आंदोलन के दौरान अमृतसर में जो सिख हैं उन्होंने स्वर्ण मंदिर की चाबियां सैफुद्दीन किचलू को दी थी, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान, ध्यान रखना, सौंपी थी। वहीं आर्य समाज के नेता श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में मुसलमानों ने भाषण देने के लिए बुलाया। कहने का मतलब एक धार्मिक स्थल वाले दूसरे धार्मिक स्थल के साथ इतना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं कि उनको बुलाते भी रहते हैं और बुला करके तब जाके उनमें राजनीतिक एकता का भाव पैदा हो पाया। दिसंबर 1921 में संपूर्ण देश में देखो असहयोग आंदोलन चल रहा है। दिसंबर 1921 में कांग्रेस में अहमदाबाद अधिवेशन, ठीक, दिसंबर 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, ठीक। जब अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी। देखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। देखो पहले क्या लिखा, असहयोग आंदोलन, पहले सत्याग्रह, हमारी बात समझना, रायलेट एक्ट शुरू हुआ तो सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह, हाथ आग्रह मतलब प्रार्थना, सत्य के साथ प्रार्थना करेंगे। दोबारा कहा अगर आप हमारी नहीं बात मानोगे तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तीसरी बात कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सविनय पूर्वक हम आपकी बात की अवज्ञा करें। असहयोग में देखो इतना शब्द और जोड़ दिया, असहयोग आंदोलन था कि हम आपका सहयोग नहीं, अब क्या सविनय, इसका मतलब क्या लगाओगे, सविनय, विनय के साथ, अवज्ञा आंदोलन, सविनय के साथ हम आपकी बात को अब नहीं, अभी तक आप सहयोग नहीं कर रहे, अब सहयोग भी नहीं करेंगे, अब हम आपकी अवज्ञा, आपकी बात भी नहीं करेंगे। शब्दों को देखो कितना सोच के रखा गया, ऐसे नहीं सीधे छाप लिए गए। पहले शुरुआत में सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह, दूसरा सविनय अवज्ञा, वो दूसरा असहयोग, तीसरा सविनय अवज्ञा।
ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही गई थी इस अधिवेशन में, जो दिसंबर 1921 में लिया गया। यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की क्या हुई, अनुमति दी गई। ठीक, यहीं पर अनुमति प्रदान की। क्या ये वाला आंदोलन समाप्त हो गया? आंदोलन समाप्त हो गया क्या? अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही गई और यहीं पर अधिवेशन की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1921 में, दिसंबर 1921 में जो हुआ है, इसके अध्यक्ष CR दास, इसके अध्यक्ष CR दास रहे। जब CR दास अध्यक्ष रहे, परंतु अब देखना यहाँ पर एक बात और आती है, CR दास इसके अध्यक्ष रहने चाहिए, लेकिन उस समय CR दास थे जेल में होने के कारण इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? इसके अध्यक्ष अजमल खां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। अजमल खां, ध्यान रखना, ये कार्यकारी अध्यक्ष है। CR दास अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन ये जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता जो है अजमल खां ने। अध्यक्ष CR दास ही है, लेकिन वो जेल में है। जेल में होने के कारण कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी प्रिंसिपल कब नियुक्त किया जाता है? जब एक प्रिंसिपल मौके पर नहीं होता है तो कार्यभार दूसरे को सौंपा है, तो कार्यकारी प्रिंसिपल वही कार्यकारी अजमल खां यहाँ पर अध्यक्षता इन्होंने की। तब तक क्या हुआ, फरवरी 1922 गांधी जी ने क्या किया, फरवरी 1922 में वायसराय को पत्र लिखा। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा और कहा, अगर सरकार ने एक सप्ताह के भीतर नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं लगाया, नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाया। देखो, उस समय नागरिक स्वतंत्रता नहीं थी। नागरिक स्वतंत्रता से यदि प्रतिबंध नहीं हटाया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। हमारी बात समझना, अभी चल क्या रहा है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति दी गई, अनुमति लेकिन चला नहीं है। चलाने से पहले गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा, कहा कि आप लोग जो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, आप लोग मुझे गिरफ्तार करते हो, कहीं पर 4 लोगों को इकट्ठा नहीं खड़े होने देते हो, नागरिक स्वतंत्रता पर जो आपने प्रतिबंध लगा रखा है, यदि वो वापस नहीं दिया तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दूंगा। ये बात वायसराय को पत्र लिख करके इन्होंने कही। तब तक क्या हुआ, चौरी चौरा कांड, ये हटा लें। तब तक क्या प्रारंभ हो जाता है, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कहाँ है, गोरखपुर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 लिखे या 4 लिखे? 4 को धरना दिया था कब? 5 फरवरी 1900। देखो, गोरखपुर में क्या हुआ था, कहाँ पहले कब, कहाँ, गोरखपुर। देखो, चौरी चौरा कांड की आपको बात बता दें। चौरी चौरा गोरखपुर में क्या किया, वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने 4 फरवरी को शराब की जो दुकानें हैं वहाँ पर धरने डालने लगी। हमारी बात समझना, 4 फरवरी को जो गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान है, यहाँ पर महिलाओं ने शराब की जो दुकानें हैं, उन दुकानों के सामने धरना देना प्रारंभ कर दिया। और धरने पर बैठने के कारण वहाँ की जो शराब की दुकान बड़ी थी, चौरी चौरा जो क्या था, चौकी है, क्षेत्र है, चौकी है, वहाँ के पड़ोस में चौकी पड़ती है। चौकी के सभी लोग निकले और निकल करके उन्होंने क्या किया, इन महिलाओं को बेरहमी से पीटा।
लाठीचार्ज कर दिया। और उन्होंने क्या किया, लाठीचार्ज करने के कारण कुछ किताबें कहती है इसमें 1-2 महिलाओं की मृत्यु भी हो गई थी, बच्चों को भी नहीं बख्शा, उनको भी छोटे हो गए। ठीक, तब लाठीचार्ज करने के कारण अब जिनके जिनके भाई आपके घर में जिनमें महिलाओं पर मार पड़ेगी, क्या पुरुष चुप रहेंगे? एक होता व्यक्तिगत, 2 होते, 3 होते चल जाती, अब वहाँ सैकड़ों है तो सबके घरों में दिक्कत आएगी। तो सब लोग पुरुष इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर के उनकी भीड़ बन गई। और उस भीड़ ने जैसे 4 फरवरी को शाम को ये बात हुई, तो रात को सब लोग इकट्ठा हो गए और रात को 11-12 बजे 1 बजे के बाद सब इकट्ठा होकर के चल देते हैं। और उग्र भीड़ ने क्या किया, इस चौरी चौरा चौकी को घेर लिया है चारों तरफ, और चारों तरफ से घेर करके उसमें क्या लगा दी, आग लगा दी। आग लगाने पर उसमें क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। क्या 21 + 1 करें कि 22 + 1 करें? 21 + 1, 21 कांस्टेबल हैं और 1 एसआई। इतने लोग जिंदा जला दिए गए थे। और जब ये बात हो गई कि गांधी जी की एक ही बात कहनी थी कि आप जब तक हिंसा पर जब आ जाएंगे तो हम आपका साथ देंगे। वो अहिंसा के पुजारी, उन्हें अहिंसा, जैसे इसमें हिंसा प्रवेश हुई, देखो अब यहाँ पर हिंसा हो गई, गांधी जी को ये बात पता चल गई। गांधी जी ने क्या किया, तुरंत एक्शन पर आ गए। उन्होंने क्या किया, 12/02/1922 को क्या किया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कांग्रेस, पहली बात तो बता दें, 1922 में बारदौली में कांग्रेस की बैठक हुई। ठीक, बारदौली में कांग्रेस की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके उन्होंने कहा कि हम आज से असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। ठीक, यहीं से स्थगित कर दिया गया। अब पूरे देश में उबाल मचा हुआ है और अचानक से लोग उग्र हो चुके हैं और सब कुछ अपने उबाल पर है। इस स्थिति में गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस देना किसी दुर्घटना से कम नहीं है। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, श्री राजा गोपालाचारी, अली बंधु, इन सभी ने गांधी जी की आलोचना की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कह दिया, जिस समय भारतीय जनता का उत्साह चरम पर है उस समय आंदोलन स्थगित करना राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। गांधी जी आप गलत कर रहे हो, आपने असहयोग आंदोलन चलाया जरूर है, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर के इसको साथ निभाया, तब जाके इतना बढ़ पाया, आपको वापस नहीं लेना। तो उन्होंने राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं बताया। ये चीज़ सबको अच्छी नहीं लगी। अच्छी न लगी होने के कारण फिर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच समझ लीजिए यहीं से कटुता प्रारंभ हो जाती है। थोड़ी थोड़ी कटुता प्रारंभ हो जाती है। ऐसी कटुता जो लास्ट में धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि सुभाष चंद्र बोस का अगर पूरा जीवन है वो बर्बाद करने का, गहराई से अगर पढ़ोगे तो बर्बाद करने का पूरा श्रेय गांधी जी को। और गांधी जी को जितना श्रेय जाता है उतना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी के साथ रहते तो गांधी की बात, और सुभाष चंद्र के पास रहते तो सुभाष चंद्र की बात। तब गांधी जी सोच लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को अलग हटा करके जवाहरलाल नेहरू को उत्तराधिकारी नियुक्त अपना कर लेते हैं। उसी आधार पर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। नहीं तो शुरुआत में प्रधानमंत्री के कोई भी चांस नहीं थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बन सके, लेकिन उत्तराधिकारी के रूप में गांधी जी का जो उत्तराधिकारी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बनते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर गांधी। अच्छा, फिर शुरुआत में जितने देखे होंगे राजनीतिक नेता, उदारवादी नेता जो गांधी जी के करीबी रहे उन्हीं को उच्च पद मिले। जैसे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए, गांधी जी के बहुत करीब। बड़ा थोड़ा गहराई से पढ़ना, फिर आपको इनके सबके बीच में कुछ तार मिलेंगे। देखो, गांधी जी ने इसी समय जब क्या आंदोलन स्थगित कर दिया, स्थगित करने के बाद इनका एक समाचार पत्र है। समाचार पत्र कौन सा है? यंग इंडिया तो है। समाचार पत्र यंग इंडिया में इन्होंने क्या किया, यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए, आंदोलन को क्या करना है, जो आंदोलन है इसको हिंसा नहीं होनी है, हिंसक होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस आंदोलन को बचाने के लिए अपमान, यंत्रणा, यहाँ तक कि मौत को भी तैयार, अपमान, यंत्रणा
और मौत। उन्होंने कहा मैं अपना अपमान सह लूंगा। यंत्रणा मतलब क्या होगा? यंत्रणा का मतलब उनको मारना पीटना। अपमान का मतलब अलग, यंत्रणा मौत। अगर मेरी मौत भी हो जाए वो भी मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मैं आंदोलन हिंसक नहीं हूं। ये बात इन्होंने कही है। 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन चलाने के उद्देश्य से 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके लिए? असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया, चौरी चौरा कांड हुआ, तो जिम्मेदारी तो गांधी जी पर जाएगी। जब असहयोग आंदोलन की बात आ गई तब गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश ब्रूमफील्ड न्यायाधीश है। इन्होंने क्या किया? ब्रूमफील्ड ने असंतोष फैलाने के उद्देश्य से 6 साल का कारावास, 6 साल की सजा सुनाई। 6 साल का कारावास मिला। लेकिन क्या हुआ? गांधी जी जब जेल में बंद हो गए, 1922 मार्च 1922 से गिरफ्तार किए गए, तब से छोड़े नहीं गए। जेल में बंद है। जेल में बंद होने के कारण खाना पीना कम होकर गया, सही से खान पीन नहीं हो पा रहा, तो स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 5 फरवरी 1924 को इन्हें स्वास्थ्य खराब होने के कारण छोड़ दिया। ठीक, 5 फरवरी 1922 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें 24 को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। जबकि 22 और 6 28 में छोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगर गांधी जी जेल में मर जाते तो विश्व स्तर पर बात हो जाती कि गांधी जी जेल में कैसे मर गए, क्या बात थी, क्या उन पर दोष लगा। इसलिए इनको छोड़ना पड़ा अंग्रेजों को। गांधी जी जैसे वहां से छूटे हैं, तब तक वो कहाँ पहुंचते हैं? सितंबर 1924 में वो कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली। ठीक, सितंबर 1924 में दिल्ली में स्थित है मौलाना मोहम्मद अली के घर गए और वहां पर जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए, उनका प्रायश्चित करने के लिए वहां पर गए और 21 दिन का उपवास रखा। और क्या कहा जाता है, जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, 1923 और 27 के बीच हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत दंगे, जो जैसे गांधी जी जेल गए उसके बाद में हिंदू मुस्लिम के बीच क्या खाई बढ़ने लगी और हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होने लगे। और दंगे होने के कारण जब तक, अब बताओ, क्या भारतीय राजनीति तब तक बंद रहेगी जब तक 2 साल तक गांधी जी जेल में रहे? तब तक कुछ तो कार्य हुआ होगा। तब कार्य क्या हुआ होगा वो हम आपको बताते हैं। तब तक कांग्रेस में क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन नाम सुना होगा, ये हटा लें। स्वराज पार्टी कब गठित की गई थी? 1923। ठीक, 1923 जून 1922। अब देखो गांधी जी गिरफ्तार कब किए गए? 10 मार्च 1922 गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। सभी राजनीतिक पार्टियां चुप से, सब लोग सब शांति से बैठ गए। धीरे धीरे तो लोगों ने सोचा, कांग्रेस ने भी सोचा, क्या भारतीय राजनीति में अब कोई बचे ही नहीं, क्या राजनीति फिर से बंद हो जाएगी? तभी अन्य लोगों ने मिलकर के क्या किया, जून 1922 में क्या हुआ, अपनी भावी रणनीति बनाने के लिए सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना। ठीक, यहाँ पर सविनय अवज्ञा जांच
समिति की स्थापना। ये स्थापना इसलिए की, क्या सविनय विज्ञान जांच समिति की स्थापना की, और इसी सविनय विज्ञान जांच समिति बनी है तो इसके अध्यक्ष भी होंगे। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हकीम अजमल खां। अध्यक्ष हकीम अजमल खां। दूसरे कौन है? उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। उपाध्यक्ष अगर नहीं है तो प्रतिवेदक होना चाहिए। प्रतिवेदक मोतीलाल नेहरू। प्रतिवेदक मोतीलाल नेहरू। साथ में और कौन होना चाहिए? अन्य सदस्यों की बात आ जाए। अन्य सदस्य जैसे अन्य सदस्यों में डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल, अन्य विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा, ये सभी लोग अन्य सदस्य हैं। ये सविनय विज्ञान जांच समिति की बात कर रहे हैं, सविनय विज्ञान आंदोलन की बात। ठीक, इन्होंने जांच में इतने सदस्य हुए। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो सविनय विज्ञान जांच समिति बनाई गई, ये असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो चला है उसकी समिति की उसकी जांच कर। ठीक, असहयोग आंदोलन की जो चला है उसकी जांच करेंगे। असहयोग आंदोलन से निराश होने पर कांग्रेस में एक जो नई विचारधारा उठा। ठीक, अब ये बात तो इधर बात हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर उधर असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन समाप्त होने से कांग्रेस में क्या निराशा बढ़ेगी कि घटेगी? कांग्रेस में तो निराशा आ ही गई कि नहीं आई? कांग्रेस में एक नई निराशा उत्पन्न हो गई और इस आंदोलन में जब स्थगित होने पर कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म, नई विचारधारा का जन्म हुआ। और वो विचारधारा मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने स्पष्ट की। किसने? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। ये नई विचारधारा, देखो असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। उस विचारधारा के जन्मदाता मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। अभी तक क्या था? कांग्रेस से बाहर से असहयोग कर रही। इनका कहना था कि हम सरकार के भीतर प्रवेश करें और सरकार के अंदर रहकर के सरकार का भी करें। इस विचारधारा को जन्म दिया है, जो नई विचारधारा दी है, ये मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। इनका सीधे स्पष्ट कहना था कि हम सरकार, जैसे कोई भाजपा में ही शामिल हो जाए और सरकार का ही विरोध करने लगी। क्या वो बात अच्छी होगी कि गलत होगी? गलत है कि नहीं है? अगर जैसे मंत्रिपरिषद बनी है, मंत्रिपरिषद जो बनी है, मंत्रिपरिषद का कोई एक मंत्री क्या कर ले, उसके क्या अभियोग, उस मंत्री के भीतर क्या हो, अभियोग लगाया जाए। अभियोग होता है क्या, आप जानते हो अभियोग क्या है? अभियोग तो सब जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति हटाने के लिए क्या कहा जा सकता है? महाभियोग। वही अभियोग शब्द ने लिखा है, इसको लिख दी आपके लिए, महा हो जाए, महाभियोग। महाभियोग इसलिए कहा जाता है कि बड़े व्यक्तियों पर लगना, बड़े मंडल। महाभियोग, इस मंत्री के खिलाफ महाभियोग लगा दिया जाए और इस महाभियोग को पारित अगर हो जाए तो ये मंत्री जाएगा कि मंत्रिपरिषद जाएगा? मंत्री जाएगा या मंत्रिपरिषद? छोटी मात्रा लगनी चाहिए। मंत्रिपरिषद जाएगा। कौन जाएगा? मंत्री जाएगा ना। एक मंत्री के खिलाफ महाभियोग लागू है तो मंत्री ही चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। साइंस इतनी घोट घोट के पियाई नहीं, कैसे पढ़ते हो? पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया
भारत की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका शीर्ष प्रधानमंत्री है। वो एक मंत्रिपरिषद है, उसका मुखिया प्रधानमंत्री है। ये महाभियोग लागू जब जानता है प्रधानमंत्री, ये महाभियोग के माध्यम से इन पर कदाचार साबित हो रहा है, तो वो मंत्रिपरिषद से उन पर इस्तीफा ले लेगा। कहते तुम तो डूबोगे क्या, हमको भी साथ ले डूबोगे। इसलिए उस मंत्रिपरिषद से, उस मंत्री से इस्तीफा ले लेते हैं, तब सरकार बच पाती है। अगर अभियोग लागू हो जाए पूरी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री समेत सबके सब चलेगा। तुम लोग पॉलिटिकल साइंस इतनी पढ़ते हो तो सिंपल बातों का जवाब कैसे नहीं दे पाते? ये कभी कभी हमें ये दिखाई नहीं पड़ता है कि कैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते। हम जो पढ़ते नहीं तब भी याद बना रहता है, तुम पढ़ते हो तो कई इतना जल्दी, सिंपल चीजें हैं, ये कठिन चीजें नहीं है। तो हाँ क्या होता है, ये बजट वाले में आता है, ये बजट में नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में सब खुला। चलो छोड़ो, इसमें एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसका उद्देश्य था, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ने, इन दोनों ने कहा कि अब विधान मंडलों में इनका सीधा उद्देश्य था सरकार के भीतर। तो सबसे पहले कहा विधान मंडल, विधान मंडलों के अंदर प्रवेश किया है। ठीक, विधान मंडलों में प्रवेश करके और उनके भीतर, विधान मंडल के भीतर प्रवेश करेंगे, सरकारी कार्य होगा उसे ठप कर। और जब सरकार का कार्य ठप होगा विधान मंडल में, तो सरकार हमारी बात ध्यान देगी। ठीक, वहीं पर राष्ट्रीय आंदोलन को इस तरीके से जारी रखने का उद्देश्य रखा गया और इसी के लिए, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 1922 में। कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। हमने 20 भी पढ़ाया, 21 भी पढ़ाया और 22 भी आया। इसको हटा ले। 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन। ये अधिवेशन किसका है? कांग्रेस का। ठीक, 1922 में गया का अधिवेशन हुआ और इस गया अधिवेशन में जो अध्यक्ष कौन है? गया अधिवेशन का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और प्लस सीआर दास। सीआर दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष है। ठीक, सीआर दास इन्होंने क्या कहा कि चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में प्रवेश करने का प्रस्ताव, चुनाव के माध्यम से विधान मंडल में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। कहा कि चुनाव के माध्यम से विधान मंडलों में हम प्रवेश करेंगे। और यहीं पर इस कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या किया? जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को बहुमत से अस्वीकार। ठीक, उन्होंने कहा कि नहीं, हम राजनीति नहीं कर पाएंगे, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हम राजनीति नहीं करेंगे जाके, हमें पद नहीं चाहिए, हमें स्वराज की तरफ ध्यान देना, हम गांधी जी के आदर्शों पर ही चलेंगे, हम आपके बताए आदर्शों पर नहीं, आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे। इन्होंने क्या किया? प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि बहुत लोग गांधी जी के कट्टर समर्थक, जो कट्टर समर्थक थे उनकी संख्या ज्यादा थी और एक तरफ थे कट्टर समर्थक, और कट्टर समर्थक को कहा जाता है अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी नेता, और जो कट्टरवादी नहीं है वो परिवर्तनवादी। कुछ लोग परिवर्तनवादी नेता की तरफ, परिवर्तनवादी नेता में मोतीलाल नेहरू, सीआर दास थे। अपरिवर्तनवादी नेताओं में जो गांधी जी के रास्तों पर ही चलना चाहते, गांधी जी के अलावा वो किसी पर नहीं चलना चाहते हैं, उनके अलावा वो कहीं नहीं जाना चाहते थे, उनको हम कहते हैं अपरिवर्तनवादी नेता। वो नहीं चाहते कि स्वराज पार्टी का गठन हो। ठीक, इस बात के लिए इन दो इनके बीच यहाँ पर लोगों ने गांधी जी की रणनीति के तहत काम करना चाहते थे, और ये अपरिवर्तनवादी नेता ये सिर्फ गांधी जी के रणनीति के तहत ही काम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? गांधी सेवा संघ की स्थापना। ठीक,
गांधी सेवा संघ की स्थापना की और स्थापना करने के बाद अब क्या हुआ, गांधी सेवा संघ की स्थापना में मुखिया कौन है? मुखिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने कहा नहीं कि आप उनके करीबियों को उच्च पद मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस गांधी सेवा संघ के मुखिया रहे हैं। और श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमुनालाल बजाज, गंगाधर राव, इतने लोग ऐसे थे जो गांधी सेवा संघ के मुखिया रूप में थे, जो स्वराज्य पार्टी को स्वीकार करना नहीं चाहते थे और स्वराज्य पार्टी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब परिवर्तनवादी नेताओं ने क्या किया, इस विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा को ही गांधी सेवा संघ के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे देश का भ्रमण, ठीक पूरे देश का भ्रमण किया। जब उन्होंने क्या किया, पूरे देश का दौरा किया, उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, इन्होंने अप्रैल 1923 में नागपुर में एक सत्याग्रह चलाया है। इसी दौरान जब गांधी जी कहाँ है, जेल में, तब सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, सरदार पटेल प्लस विठल भाई पटेल, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक सत्याग्रह चलाया है, अप्रैल 1923। इस बात को नोट कर लेना, APR 1923 में, और कहाँ चलाया है, नागपुर, ठीक। अप्रैल 1923 में ये अधिवेशन सत्याग्रह चलाया है और नागपुर में सत्याग्रह चलाया। इसी सत्याग्रह को झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल ने अप्रैल 1923 में नागपुर में एक सत्याग्रह चलाया, जिसे झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता। कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ है, उसके अध्यक्ष हमने कौन बताए थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू और CR दास। और इनकी जब बात नहीं मानी गई, गया अधिवेशन में इन्होंने विधानमंडल में प्रवेश की बात कही, क्या ये कांग्रेस के सदस्य बने रहेंगे? तुरंत इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा हम ऐसे कांग्रेस में क्या करेंगे जहां पर हमारी बात ही नहीं मानी जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और 31/12/1922 को स्वराज्य पार्टी का गठन कर, ठीक। 31/12/2022 को स्वराज्य पार्टी की घोषणा कर। ये घोषणा की बात कर रहे हैं, इस दिन घोषणा हो। मार्च 1923 में इस पार्टी का गठन, पहले घोषणा की गई, मार्च 1923 में क्या किया इन्होंने, यही स्वराज्य पार्टी का गठन। भाई जब चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी भी तो चाहिए, तो पार्टी का गठन कर दिया गया। उस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं, CR दास। हटा ले इसको। मार्च, देखो घोषणा की बात आ जाए तो 31/12/1922, स्थापना की बात आ जाए, गठन की बात, तो मार्च 1923। अध्यक्ष कौन बना, अध्यक्ष CR दास, ठीक। अध्यक्ष CR दास। सचिव कौन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, ठीक। सचिव कौन हो गया, मोतीलाल नेहरू। आपको बता दें, जो सितंबर 1923 कांग्रेस का जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन हुआ था, नोट करके चाहे तो लिख लेना, सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन, ठीक। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे हैं वो मौलाना अबुल कलाम आजाद,
मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे हैं। किसके? जो विशेष अधिवेशन की बात कर रहे हैं। और यहीं पर इन्होंने क्या किया है कि देखो मोतीलाल नेहरू पिछले वाले अधिवेशन में तो इन्होंने जवाब दे दिया था, छोड़ दिया था ना, तो जवाब दे दिया है। तो यहाँ पर क्या किया इन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्वराज्य पार्टी की जो कार्य हैं उनकी सबकी मान्यता दे दी। मतलब कांग्रेस के अंदर स्वराज्य की पार्टी का गठन कर लिया, या ऐसे कहें स्वराज्य पार्टी या उसके कार्यक्रमों के अंतर्गत या उनकी मान्यता दे दी। स्वराज्य पार्टी की मान्यता दे दी कहने का मतलब जो स्वराज्य पार्टी करेगी वो कांग्रेस के माध्यम से, ठीक। स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रमों की मान्यता दे दी है किसने? कांग्रेस ने दे दी, अबुल कलाम आजाद के। उधर तब तक जब तक उन्हें ये मान्यता मिल जाती तब तक गांधी जी वहां पर आ जाते हैं छूट कर। कहाँ से? जेल से। 1924 में चुनाव होना है, गांधी जी आ जाते हैं। गांधी जी आके देखते अरे इन्होंने तो पार्टी गठित कर दी, गठित करके क्या करना चाहते, क्या साबित करेंगे, क्या करने की कोशिश में, इसी उद्देश्य से वो क्या करते हैं कि गांधी दास समझौता, नाम सुना होगा, गांधी दास समझौता, ठीक। गांधी दास समझौता, गांधी पैक्ट। गांधी जी गए हैं 6 नवंबर 1924, 6 नवंबर 1924, 6 नवंबर 1924 में गांधी जी और CR दास ये दोनों लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि मैंने उन्होंने गांधी जी ने कहा कि आपने कांग्रेस के अंदर स्वराज्य पार्टी का गठन क्यों कर लिया, क्या आवश्यकता थी? तो उन्होंने बताया कि स्वराज्य पार्टी क्या करेगी, जो विधानमंडल के अंदर रह कर के विरोध करेगी। हालांकि गांधी जी पहले सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने कहा ठीक आप कांग्रेस संभालिए और कांग्रेस का पूरा दायित्व आप देख लीजिए और उसके माध्यम से मेरी जांच करवाते रहिए, मैं अपना काम विधानमंडल के अंदर रखे थे। तो गांधी जी और CR दास के बीच समझौता हो गया। उसका खुलासा बाद में होता है, पहले चुपके से समझौता कर लेते हैं और समझौता होने के बाद उन्होंने कहा तभी 1924 में जब अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? बेलगांव अधिवेशन जो होगा उसकी अध्यक्षता यही महात्मा गांधी जी करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर जो स्वराज्य पार्टी है उनके कार्यों की देखरेख उनके माध्यम से की जाए। इसलिए अब क्या हुआ, यहीं पर तय हुआ स्वराज्य पार्टी अपना काम करेगी और वो भी कांग्रेस से स्वतंत्र होकर के काम करेगी। अच्छा, साथ में निकाय के रूप में चुनाव रहेगी, पार्टी का अलग सचिवालय, कांग्रेस से अलग इसका सचिवालय होगा। अच्छा, दूसरी तरफ गांधी जी ये चाह रहे थे कि स्वराज्य पार्टी कांग्रेस से दूरी बना, इसलिए उसे स्वतंत्र भी कर दिया। ठीक, जब स्वतंत्र हुआ तभी कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कहाँ? बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। वहां पर अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। और इसी अधिवेशन में जब बेलगांव अधिवेशन हुआ है उसी में गांधी दास पैक्ट की पुष्टि की। ठीक, गांधी दास पैक्ट की पुष्टि की गई है। अब फिर आगे स्वराज्य पार्टी क्या क्या करती है, फिर साइमन कमीशन आता है, क्या क्या होता है, ये सब चीजें अगले दिन जब भी कभी क्लास लगे। कौन पढ़ाएगा? दूसरे कोई किसी क्लास लगी है क्या? नहीं।